नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटीआई न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के डबल और ट्रिपल म्यूटेशन से फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो देश के हालात बहुत भयावह स्थिति में जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन, बेड और जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी होती हुई नजर आ रही है। सांसों के इस संकट में लोग व्यापार कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और साथ ही कोरोना के चलते इस स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए लोग कैसे जागरूक हो सकें। तो इन्हीं सब तमाम चीजों के साथ हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो हमें इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो स्वागत कीजिए संदीप महाजन जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत धन्यवाद, आपने इस बुलेटिन में मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी। सर, तो सर, सवाल की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे है कि जब कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमें 6 महीने के समय मिला था, तो ऑक्सीजन की कमी के लिए पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे लास्ट ईयर मार्च के अंदर हमारा लॉकडाउन लगा था, उस वेव की और इस वेव में बहुत अंतर है। पहली वेव थी, हमें नॉलेज नहीं थी, हमें कैसे रहना है, हमें क्या खाना है, हमें क्या आगे प्रिकॉशंस लेने हैं। पर उस वक्त इतना माहौल ख़राब नहीं था कि हमने सरवाइव किया। काफ़ी डेथ रेट कम थी और हमें पूरे साल का समय मिला। पिछले मार्च से लेकर इस मार्च तक हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। जो हमें न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 ऑक्सीजन प्लांट लगाने को दिल्ली गवर्नमेंट को कहा, पर एक सिर्फ प्लांट वो जनरेट कर पाए जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति उनको पूरे दिल्ली में लगी। 8 जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे, उसका पैसा भी दिया गया था, पर वो नहीं किए गए। ठीक है, कमियां तो हैं। उसके बावजूद इतना समय मिलने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद और हमारी सरकार के पास इतना समय था कि पर्याप्त हॉस्पिटल्स या आगे कहीं भी मैनेज करके बेड्स वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते थे। आईसीयू बेड आज की डेट में कहीं नहीं है। कोई सरकारी हॉस्पिटल, कोई आप प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ भी उठा करके देख लो, सिर्फ दिखाने के लिए बेड्स हैं। प्रैक्टिकली अब वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल बेड्स नहीं मिलते, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलती और हेल्पलेस है। लाइंस लगी हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, लाइंस लगी हुई हैं बेड्स के लिए। लोग रोड पे तड़प रहे हैं। हम हेल्प करने जाते हैं, हमें पता है कि लोगों को बेड्स, एक बेड नहीं मिल रहा। दीनदयाल उपाध्याय हमारे बिल्कुल नियर है। दीनदयाल उपाध्याय में 200 बेड स्टार्ट किए थे, आज उन्होंने 500 बेड की अपनी कैपेसिटी रखी है। उन्होंने सामने 100 बेड बनाए अग्रसेन कम्युनिटी सेंटर में, बट वो 100 बेड जो पड़े, सिर्फ बेड पड़े हैं, वहाँ उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे को इस वक्त जो झेलनी पड़ रही है वो ऑक्सीजन की झेलनी पड़ रही है। तो उसके लिए तो सरकार ने कोई भी मौजूदा कदम नहीं उठाए हैं। आपने देखा ही होगा कि पीछे अभी कैपिटल गोल्डन में ऑक्सीजन की वजह से, सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से 21 डेथ्स हुई और उसके बाद बत्रा हॉस्पिटल। अब आगे नाम कितने आएंगे ये नहीं मुझे पता कि सिचुएशन कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, पर ये अगर दोनों सरकारें मिलकर अगर काम कर लें तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं तुषार। और जैसे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। हाँ, और ये दोनों आपस में मिलना नहीं चाह रहे। हमें नहीं लगता कि जैसे कंट्रोवर्शियल भाषण ये देते हैं, उससे नहीं लगता कि आपस में मिलकर कुछ करना चाहते हैं। अब इसके अंदर एक पहल जो हमारे एरिया के अपने एमपी साहब हैं, परवेश वर्मा जी, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को दीनदयाल उपाध्याय में अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 1.25 करोड़ रुपए तक का भी उन्होंने कर दिया कि भाई मैं अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से आपको देता हूँ, आप प्लांट के लिए जगह दो। पर उन्होंने तब भी उसको अप्रूवल नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि अब ये दिल्ली सरकार क्या करना चाह रही है, कैसे करना चाह रही है, क्यों करना चाह रही है पब्लिक के साथ, कि अगर कोई मदद करने आगे आ रहा है तो उसकी मदद लेने की बजाय उसके अंदर ऑब्जेक्शंस मुझे नहीं समझ आया। और उसके बाद उन्होंने अच्छा किया कि कंसंट्रेटर मंगा करके अपने अलग अलग जगह पे, कहीं 15 बेड, कहीं 25 बेड, कहीं 50 बेड, आज उन्होंने वहाँ द्वारका में
जो इस्कॉन टेम्पल का हॉस्टल है बच्चों का, उसको खाली करा के वहाँ पे 200 बेड का अच्छा सा एक कोविड सेंटर बनाया है, जिसमें कंसंट्रेटर रखे जाएंगे, ऑक्सीजन रखी जाएगी। मतलब कोई हेल्प करने आगे आ रहा है तो इस वक्त बहुत अच्छी बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम किसी पार्टी के बारे में नहीं बात करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर हेल्प करने आ रहा है इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक में, तो बहुत अच्छी बात है। तुषार जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। किस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर तमाम बातें आपसे सामने आई हैं, मगर सर ऑक्सीजन की किल्लत तो बात रही, बेड की भी आपने बता दिया। अगर हम एक नज़र उस पर डालें कि RT-PCR टेस्ट और रेमडेसिविर दवाइयों को लेकर इतनी कालाबाजारी सामने आ रही है, सर आपके विचार उस पर? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इसका कॉस्ट 900 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का है। और ये मार्केट के अंदर जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं लोग, वो उसको कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का बिक रहा है ब्लैक मार्केटिंग। और ये ब्लैक मार्केटिंग क्यों हुई? अब ये इसका मेन तो आपको समझने की ये चीज है कि इसकी मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग शुरू कैसे हुई। इसकी ब्लैक मार्केटिंग इसलिए शुरू हुई क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स तो है ज़्यादा, हज़ारों में, पर हमारे पास जो दवाई है वो आप केंद्र सरकार कहती है हमने 52,000 डोजेज दे दी हैं, और ये दिल्ली सरकार कहते हैं 2500 डोज मिले हैं। तो वो बीच का जो 49,500 का जो गैप है वो हमें समझ नहीं आ रहा, वो कहाँ गया। अगर वो समझ में आए तो ये ब्लैक मार्केटिंग का समझ चलेगा कि कैसे हुई ब्लैक मार्केटिंग। और मुझे नहीं लगता है, हम लोग कहते हैं हम लोग बहुत शरीफ हैं, हम लोग, मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत शरीफ हैं और बहुत हेल्पफुल सबको, पर ये लोग ही जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो जिंदगियों से खेल रहे हैं ना जी इस वक्त, क्योंकि जिसने अपना बच्चा या बंदा बचाना है, मैं देख रहा हूँ कि कोई 25 साल का जा रहा है, कोई 30 साल का जा रहा है, कोई 36 साल, रोज न्यूज आती हैं, ऐसी न्यूज आती है कि दिल दहल जाए आपका तुषार जी कि बिल्कुल सर, ऐसी एज के जो बच्चे जा रहे हैं, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। एक तो मेरे पास फोन आया कि मतलब हमने गहने बेच करके वो रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदा है और उसके बावजूद उसका बच्चा एक्सपायर। मुझे ये बहुत दुख है कि जो लोग ये कर रहे हैं कालाबाजारी, उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि किसी की लाइफ से क्यों खेल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। किस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार सांसों के संकट के बीच में भी कालाबाजारी सामने आ रही है। मगर सर एक सवाल आपसे मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि निजी और सरकारी अस्पतालों में भी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा भयावह बनी हुई है, लोगों को समय से इलाज नहीं मिल पा रहा, तो इस पर आपके क्या विचार हैं सर? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी एक कैपेसिटी होती है, जैसे हमारे पास में दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, उसकी कैपेसिटी अगर 200 बेड की है और उसमें से कोई 30 या 40 आईसीयू बेड है आपके पास, तो आपकी कैपेसिटी उतनी है। अब उसको आप बढ़ाओगे नहीं, अगर उसको 500 बेड नहीं करोगे, उसको 1000 बेड नहीं करोगे और उसके अंदर फैसिलिटीज नहीं दोगे, ठीक है हम बेड अरेंज कर लेते हैं, हमने 500 बेड का कह दिया जी, 500 बेड का हमारे पास इंतजाम है डीडी हॉस्पिटल, और वो फ्लैश कर दिया न्यूज में कि हमें 500 बेड दिल्ली वाले। अब 500 बेड के साथ आप 500 बेड की ऑक्सीजन दे पा रहे हो क्या? आप 500 बेड के लिए दवाइयां दे पा रहे हो क्या? जब वो सब चीज हमारे पास लिमिटेड स्टॉक्स में होंगी तो हम कैसे वो उसको करेंगे? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो एक मिनिमम। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी क्या दिक्कत है कि यू आर सप्लाइंग टू ऑक्सीजन टू ओनली 17 हॉस्पिटल्स। आयोनेक्स जो है, जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है पूरी दिल्ली के हॉस्पिटल्स को, उसमें इन्होंने 17 हॉस्पिटल्स को कह दिया कि 17 को आप करो, 28 को छोड़ दो। अब वो 28 में भी तो कोविड सेंटर है, 28 में भी मरीज है, और उन हॉस्पिटल्स को छोड़ के आपने सिर्फ 17 को अगर ऑक्सीजन दोगे तो वो तो आप हौच-पौच तो होगा ना। एकदम से कैजुअलिटीज भी हुई, आपने देखा इतना एकदम से हौच-पौच हुआ कि इतना एकदम से ब्लास्ट हुआ पूरी दिल्ली में, ऐसे लगा कि जैसे एकदम से आप हर जगह देख लो, शमशान घाट देख लो, आप केमिस्ट देख लो, आप कोई हॉस्पिटल देख लो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं है। उनके लोग 5-5 बजे उठ के सिलेंडर्स की लाइन में लगते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां से सिलेंडर ला के जो एडमिट है उनको ही पूर्ति कर रहे हैं, नई एक्शन नहीं ले पा रहे। तुषार जी, बहुत सिचुएशन इतनी क्रिटिकल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप।
जिस तरह से हम देखते हैं कि लगातार जो मृत्यु दर है वो लगातार सामने आ रहा है। तो सर एक सवाल आपका यहाँ पर है कि किस तरह से जो हम व्हाट्सएप स्टेटस और जो तमाम हेल्पलाइन नंबर देख रहे हैं उन पर कि यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है, वहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है, तो सवाल आपसे मेरा ये है सर, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे उससे भी जनता को मदद नहीं मिल पा रही है, लगातार लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? तुषार जी, ये हेल्पलाइन जो व्हाट्सएप पे चल रहा है कोई काम नहीं कर रहा। इसके अंदर अगर 10 नंबर है उसमें से एक भी नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि वो व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाता है कि हर बंदा उसी नंबर्स को मिलाना शुरू करता है और वो हेल्पलाइन काम नहीं आती। जिसको इमरजेंसी है, जिसको प्लाज्मा चाहिए, जिसको दवाई चाहिए, जिसको एडमिशन चाहिए, जिसको बेड चाहिए, वो इन सब नंबर्स पे ट्राई करता है और वो ट्राई करता रह जाता है, कोई नंबर नहीं। पर प्रैक्टिकली अगर आप वहाँ उस हॉस्पिटल में जा करके देखें तो उस हॉस्पिटल में जगह नहीं होती जहाँ पे वो हेल्पलाइन नंबर में दिखाया जाता है। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। जी बिल्कुल। तो सर अंतिम सवाल के साथ में आपकी जो सोशल मीडिया है तुषार जी, मैं बताना चाहूंगा, जो सोशल मीडिया है उसका फायदा बहुत हुआ, बट उसमें क्या हुआ कि एकदम से इतना ज्यादा फॉरवर्ड हो गया, हर मैसेज हो गया या हर चीज कि वो सब उसी पे नंबर पे मिलाने लगे और वो अवेलेबल किसी को कुछ नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे है पर अवेलेबिलिटी नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक अंतिम सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना महामारी फैलती हुई नज़र आ रही है, तो इस स्थिति में एक मदद के लिए हाथ बनने के लिए लोगों के बीच जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए? आप क्या परामर्श देना चाहोगे सर हमारी तमाम जनता को? सर मैं सबसे पहले कहूँगा कि जिसके भी घर में ऐसी ये बीमारी आती है तो सबसे पहले पैनिक ना करें। तो जो पैनिक करता है ना उसके अंदर वो एकदम से अपने दिमाग पे ऐसी सोच बना लेते हैं कि अवेलेबिलिटी कुछ नहीं है। पैनिक ना करें, बिल्कुल संयम से काम लें और जिस भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से आप जानते हैं क्योंकि थोड़ा सा बुखार होता है तो हम पैनिक हो जाते हैं। डोंट बी पैनिक, स्टे एट होम और घर पे बैठ करके अपने जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लें, ऑक्सीजन लेवल चेक करें, क्योंकि इसमें होता क्या है, जो मेरी डॉक्टर से बात हुई तुषार जी, इसमें बुखार होता है। बुखार होने के बाद जो बंदा एकदम से ठीक हो जाता है उसको लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट उसमें उसका ऑक्सीजन लेवल घटता जाता है। उस ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से वो 2 या 3 दिन के अंदर पता लगता नहीं और कोलैप्स हो जाता है। पैनिक ना करें, धीरे धीरे से सब स्थिति नॉर्मल होगी और एक दूसरे की हेल्प करें। हेल्प आप बाय मोबाइल फोन कर सकते हो, जैसे कोविड पेशेंट है, हमने यहाँ पे फूड की सेवा स्टार्ट करी हुई है कि कोविड पेशेंट के घर तक फूड पहुँचाया जाए, क्योंकि उनको नहीं होता, चारों पेशेंट हैं घर के तो उन पे नहीं बना पाते। किसी तरह हेल्प करें। इस वक्त में अगर हम जो हेल्प करेंगे एक दूसरे को तभी हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। किस तरह से लोगों को आगे आके हर सरकार, दोनों सरकारों से मेरी अपील है कि जल्दी से सिचुएशन को अपना ये काबू में करें ताकि ये पैंडेमिक जो है हमें जल्दी से छुटकारा दे। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। तो हमने जाना कि किस तरह से तमाम चीज़ों के लिए देश में प्रयास किए जा रहे हैं और कैसे लोग अपने आप को जागरूक कैसे कर सकते हैं, पर हम अभी भी कई मामलों में पीछे चल रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि घर पर रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें, हाथों को स्वच्छ रखें। बाहर अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि डबल मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।